किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों से आगे उंगलियां। यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों से आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत को बनाया है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेबी सर क्लासेस। सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसमें आज होगा लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था, फर्स्ट अनुप्रयोग पढ़ा था कि कोई अनंत लंबाई का चालक तार हो जो एक समान रूप से आवेशित हो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई एक समतल चादर है अनंत विस्तार की, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिसके कारण इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर कोई भी समतल चादर है, जैसे कि सपोज करो ये हमारा एक समतल चादर है। चादर का मतलब क्या होता है, एक पतली शीट जिसकी थिकनेस बहुत कम हो और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो, यानी कि अनंत विस्तार की समतल चादर है। अगर यह समतल चादर इस तरीके से रखा हुआ है और यह चादर पूर्ण रूप से धनावेशित है या आवेशित है, तो चादर के दोनों सरफेस से, इस सरफेस के कारण भी विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा और इस सरफेस के कारण भी विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा। तो इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अगर जितना डिस्टेंस पे पॉइंट P हम लोग लिए हैं इस समतल चादर से एक डायरेक्शन में, उतने ही डिस्टेंस पे हम लोग दूसरे डायरेक्शन में भी दूसरा पॉइंट P डैश लेते हैं। और यह ए डिस्टेंस अगर आर ए है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर हो जाएगा, ए डिस्टेंस भी हमारा आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। और 2r लंबाई ले करके और dA अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर इस गॉसियन पृष्ठ की बात करें तो यह गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है। अब इस गॉसियन पृष्ठ में 3 सरफेस हम लोग देख रहे हैं। एक सरफेस क्या है, S1, ये वाला सरफेस है जो कि बेलनाकार पार्ट का, जैसे कि इस तरीके से सपोज करो, इसको हम लोगों ने इस तरीके से बेलन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका एक सरफेस ये होगा, एक सरफेस ये होगा और तीसरा सरफेस ये होगा, अपर वाला पार्ट ये वाला सरफेस होगा। तो वही यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से इसको रख सकते हो। ऐसे है, एक सरफेस इधर का, एक सरफेस इधर का और बीच वाला सरफेस ये हो गया। इसी के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो सरफेस S1 है, सरफेस S1 के लिए एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर है। यहाँ पे सरफेस S2 जो है, इसका क्षेत्रफल सदिश dA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यह भी दोनों बाहर की ओर हैं। लेकिन इस पॉइंट पे तीसरे सरफेस S3 पर जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश का दिशा ऊपर की ओर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है ना। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि यहाँ पे S1 और E के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ से तो विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। यहाँ से भी E और DA के बीच में एंगल 0 है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा। लेकिन इस सरफेस से, इस तीसरे वाले सरफेस S3 से विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और एरिया वेक्टर की दिशा इधर है, इनके बीच में एंगल बना 90 डिग्री। तो इससे निकलने वाला विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। यानी कि सतह S1 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग φ1 की बात करें तो φ1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E dA सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S1। अगर हम लोग E इंटू DA को हम लोग इस पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दें तो S1 से निकलने वाला फ्लक्स हमको पता चल जाएगा। इसी प्रकार φ2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DA ओवर S2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, S2 क्षेत्रफल के लिए अगर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा
इसी तथा सतह S3 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स वहाँ पे अगर हम लोग बात करें phi3 की, तो phi3 क्या होगा? phi3 होगा सरफेस इंटीग्रेशन S3 E इंटू डी ए। तो इस केस में देखो E और डी ए के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन S3 E डी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0 डिग्री, तो ये होल अमाउंट हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो phi3 का वैल्यू हो गया 0, यानी कि फ्लक्स बेसिकली निकलेगा कहाँ से? इस S1 और S2 सतह से फ्लक्स निकलेगा, और चादर धनावेशित है तो निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? बाहर की ओर होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात करें कि अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? कुल फ्लक्स हमारा हो जाएगा phi1 प्लस phi2, है ना। कुल फ्लक्स हमारा phi1 प्लस phi2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? phi, इसको हम लोग कंसीडर करें तो phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डी ए ओवर H1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डी ए ओवर H2। अब देखो इसका अगर हम लोग बात करें, यहाँ से अगर हम लोग इसका बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ओवर H1 प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ओवर H2। अब देखो दोनों सतह का जो क्षेत्रफल है ना समान होगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल है, तो जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। अगर मान लेते हैं यदि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ओवर H1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ओवर H2 इक्वल्स टू ए हो जाए, अगर इसको हम लोग ए ले लें तो यहाँ से अगर ये हमारा ए हो जाए तो यहाँ से phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ से phi इक्वल्स टू हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, यानी हो जाएगा 2EA। ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2EA। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। ठीक, और अगर हम लोग गॉस थ्योरम की बात करें तो गॉस प्रमेय से क्या होता है? phi इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब है कि अगर इस समतल चादर, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई ए। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग Q की बात करें तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें तो phi इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड, है ना। यहाँ पे phi का वैल्यू आया phi इक्वल्स टू 2 इंटू ई ए, और यहाँ पे आ गया phi इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला है कि किसी भी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? यह डिपेंड कर रहा है इस समतल चादर के आवेश घनत्व पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर कर रहा है। मतलब चार्ज का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी उस पॉइंट पे। आई होप क्लियर होगा। यानी कि ई दूरी पर निर्भर नहीं करती है, आई होप इतनी बातें क्लियर हुई कि अगर एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है
इसके कारण किसी दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी केवल सिग्मा पे निर्भर करती है। एप्सिलॉन नॉट पता है क्या है? सिग्मा यहाँ पे है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू सबको पता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।